हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का व्याकरण, ठीक है ना, जिसमें एक टॉपिक है पढ़ने को जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह हम लोगों को आज क्या स्टडी करना है, तो आज हम लोग को स्टडी करना है रस के बारे में। क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th का रस, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रस जो है टॉपिक, इसमें क्या क्या पढ़ने को है, रस के कितने प्रकार होते हैं, रस की कुछ इतिहास परंपरा क्या रही है, मतलब कि ऐतिहासिक इतिहास के बारे में उसमें क्या बताया गया है, ठीक है। रस का निर्माण, मतलब कि रस किनके द्वारा लिखा गया, सबसे पहले रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज हम लोग इस टॉपिक पे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे रस के बारे में, ठीक है। हमें आशा है कि आज आप लोग मेरे साथ अगर रस पढ़ लिए, अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, तो फिर आपको कभी जो है रस में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं लगाते हैं। हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का क्लास 10th का व्याकरण, ठीक है ना। क्लास 10th है, मतलब कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्लास 10th का हो गया व्याकरण, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रस के बारे में, जो कि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, ठीक है। चलिए आप पहले देखते हैं, बोलता है कि रस मतलब वही रस जिसका हम लोग अध्ययन करने वाला है व्याकरण के अंतर्गत। वो पीने वाला रस का बात नहीं है, व्याकरण का रस है जिसको मिल जाने से, जिसका शब्दों में प्रयोग कर देने से उसकी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, बोलने में लय अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो वो सब के बिना जो है हमारा वाक्य जो है नॉर्मल अर्थात अधूरा रहता है। तो वाक्य में रस का प्रयोग करके वाक्य के साहित्यिक नाम को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसके उच्चारण करने की प्रक्रिया में अंतर पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए। साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः आ जाता है, मतलब कि जैसे ही साहित्य का नाम आता है तो उसमें रस जो है मिश्रित होता है, रस का नाम आ ही जाता है, ठीक है। तो रस बोलता है कि साहित्य का नाम आते ही रस का नाम जो है स्वतः अपने आप आ जाता है। इसके बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसके बिना जो है साहित्य की कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। अब इस रस है क्या है, रस में इतना बड़ा चीज़ क्या है कि हम इसके बिना साहित्य की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो पीछे देखते हैं, नीचे देखते हैं, समझ में आता है क्या है। जो भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता समझा, ठीक है ना। बोलता है, बता रहा है कि भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता समझा और उसे साहित्य के लिए आवश्यक बनाया है, ठीक है ना। मतलब कि अनिवार्यता मतलब अनिवार्य समझा और उस इसे क्या किया कि इसे साहित्य के लिए आवश्यक बताया है। वास्तव में रस काव्य की आत्मा है। अब समझ में आया कि इसके बिना काव्य की कल्पना की नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वास्तव में रस जो है ना, वह क्या है, काव्य की वह आत्मा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नीचे में क्या है। तो नीचे में है कि बोला जा रहा है कि किसी साहित्य को पढ़कर जब व्यक्ति, ठीक है, मतलब किसी साहित्य को पढ़कर जब व्यक्ति कविता के भावों से तादात्म्य संस्थापित कर लेता है, मतलब उस कविता के भाव से उसके अर्थ स्थापित कर लेता है, ठीक है ना, तब इस प्रक्रिया में उसके मन के अस्थाई भाव, अब उस कविता को पढ़ने के बाद मनुष्य में जो हलचल होता है, मनुष्य का जो फीलिंग चेंज होता है, सोचने की क्षमता बढ़ता है, उसमें दुख दर्द जो लिखा गया उसके बारे में जो सोचने की क्षमता होता है, ठीक है ना, उसके चेहरे पर तो साफ झलकता है उस कविता को पढ़ने से, उस फिल्म के देखने से, मूवी को देखने से, ठीक है ना। तो परिणत हो जाता है। इसी तरह काव्य में जो आनंद प्राप्त होता है, अब वो आनंद सुख का हो चाहे दुख का हो, लेकिन आनंद प्राप्त होता है, ठीक है ना। वह जीवन के मतलब वह जीवन के अनुभवों से प्राप्त अनुभव जैसा होकर भी उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है। आगे बोला गया कि वह जीवन के अनुभवों से प्राप्त अनुभवों जैसा होकर भी, मतलब कि जीवन के अनुभव से प्राप्त होता है और प्राप्त अनुभवों जैसा होकर भी उससे ऊंचे स्तर का, मतलब कि जो प्राप्त हो उसे ऊंचे स्तर का सोचने की क्षमता कर लेता है, ठीक है ना। यह आनंद व्यक्ति संकीर्णता से अलग होता है। क्या होता है? यह जो आनंद है व्यक्ति संकीर्णता से, मतलब कि व्यक्ति के सोचने की क्षमता से अलग हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि यार ये वाला मूवी देख लो, ये वाला फिल्म देख लो अच्छा से, यार सीरियल देख लो, सीरीज देख लो अच्छा से आया है, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, निचोड़ क्या सीखने को मिल रहा है। तो वही है कि रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़, किसी चीज़ का निचोड़ प्राप्त करना, ठीक है ना। अब चलिए आप देखते हैं नीचे में,
नीचे में क्या है, परिभाषा है रस का। अब यहाँ पे शुरू होता है रस की परिभाषा। क्या शुरू होगी यहाँ से हम लोगों का शुरू होगा रस का परिभाषा। बोलता है कविता कहानी, कविता कहानी को पढ़ने सुनने और नाटक को देखने से पाठक, ठीक है ना, फिर से समझेंगे, कविता कहानी को पढ़ने सुनने और नाटक मतलब कि कोई इस प्रकार का हास्य कहानी हो गया, नाटक हो गया, फिल्म हो गया, ठीक है ना, सीरियल हो गया, सीरीज हो गया, कुछ भी देख लीजिए आप, तो देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक, जो पढ़ेगा उसे पाठक, जो सुनेगा उसे श्रोता, जो देखेगा उसे दर्शक, सबका प्रयोग किया गया है, को जो आनंद प्राप्त होता है, ठीक है ना, मतलब कि देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले को जो आनंद प्राप्त होता है, उसमें जो इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें जो उनका मन और लगता है कि इसमें और आगे क्या होने वाला, उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करते हैं, उसके बारे में समझ पाते हैं, ठीक है ना, उसे ही रस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही रस कहते हैं। तो हम लोग लास्ट कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि रस की परिभाषा क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं रस की परिभाषा के बारे में। तो बोला गया कि कविता कहानी को पढ़ने सुनने और नाटक, ठीक है ना, फिर समझिए कविता कहानी मतलब हम लोग जो किताब में जो कविता लिखा रहता है उसको पढ़ने सुनने और नाटक को देखने से पाठक श्रोता, ठीक है ना, नाटक को देखने से पाठक मतलब कि जो कहानी को पढ़ेगा पाठक, जो सुनेगा उसे श्रोता और जो नाटक को देखेगा उसे दर्शक, ठीक है ना, जो आनंद प्राप्त होता है, जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना, उसे मतलब 2 घंटे 3 घंटे बैठ के देखते हैं उसे ही रस कहते हैं। तो आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें आशा है कि आपको अब अच्छे से रस के बारे में समझ में आएगा। रस का शाब्दिक अर्थ निचोड़ होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत काम का चीज़ है, आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैं क्लास 10th के लिए बनाया हूँ ये वीडियो, ताकि उन्हें जो है किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन यहाँ से रस से छूटे नहीं, ठीक है। यह आपको पढ़ाया जा रहा है बाय नंदिनी सर के द्वारा, ठीक है ना, आपके जो भैया हैं, जो टीचर हैं, आप जिस नाम से उनको प्यार दे रहे हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप सीखने का प्रयास कीजिए, आपके इसके बहुत बारीकी तरह से जो है बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग मेरा यह जो है कोचिंग का अर्थात यूट्यूब का लोगो हो गया, ठीक है। आप जो है इसको क्या कीजिए कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करना है आपको, तो समझ में आ ही रहा है, तो इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और समझिए, सीखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिए, ठीक है ना। साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी आगे अपडेट हो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। आगे लिखा गया भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा। हाँ चलिए, तो अब जानेंगे कि इतिहास कहाँ शुरू होता है रस का। तो रस का इतिहास शुरू होता है भरत मुनि से, ठीक है ना। तो हो गया भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा। सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में काव्य रस के बारे में उल्लेख किया था। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र मतलब कि नाटक में जो है नाटक में जो है काव्य रस के बारे में उल्लेख किसका उल्लेख किया था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि नाटक के रूप में जो है सबसे पहले वह जो है काव्य रस के बारे में उल्लेख किए थे, ठीक है, कौन, तो भरत मुनि। तो याद रखें कि रस का जो शुरू करने वाले व्यक्ति हैं, बताने वाले व्यक्ति हैं, उल्लेख करने वाले व्यक्ति हैं, वो हो गए भरत मुनि। चलिए आगे उनके द्वारा संस्कृत में कुछ लिखा गया है कि विभावा अनुभाव अभिव्याचारी संयोग रस निद्रा, ठीक है ना, निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद क्या कहलाता है? उत्पन्न होने वाला आनंद ही जो है रस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो फिर से समझेंगे, ऊपर जो संस्कृत में जो लाइन लिखा गया था उसको मैंने नीचे भी बताया है, ठीक है ना। तो फिर से देखिए क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में और उसके अर्थ क्या क्या बताए गए हैं, ठीक है। तो चलिए, बोला गया कि विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति, देखिए विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी है, ठीक है ना, भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही, जो उत्पन्न होता है आनंद मतलब है जो खुशी महसूस होता है, ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही जो है वो आनंद ही रस है। वह क्या है? आनंद ही जो है रस है। उन्होंने
अपने नाट्य शास्त्र में किसने, तो भरत मुनि ने, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में क्या किए हैं कि 8 रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया। कितने प्रकार का, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकार का वर्णन किए हैं। तो हम लोग देख लिए कि मुख्य रूप से रस के मतलब कौन कौन से हैं, तो क्या क्या हो गया, तो फिर से देख लेते हैं। विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, विचार्य हो गया, ठीक है ना। और इसी को हम लोग आनंद की जो मिलता है उसमें रस बोलते हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया। चलिए हम लोग प्रकार पे चलते हैं, ठीक है। प्रकार में देखते हैं क्या क्या है। तो बोला गया कि रस के 4 अंग होते हैं। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे जो हम बताए हैं आपको, ठीक है ना, उसमें क्या बताया गया कि रस के 8 प्रकार होते हैं। तो प्रकार अलग है और अंग अलग है। आपका प्रकार क्या होगा कि प्रकार जो है वह अलग है और अंग जो आपका है वह क्या है, तो वह अलग है, ठीक है। तभी मैं बात करने वाला हूँ रस के अंग के बारे में। क्या बात करने वाला हूँ, रस के अंग के बारे में। तो देखिए ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। अब 4 अंग कौन कौन है, तो पहला अस्थाई भाव हो गया, दूसरा विभाव हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा अनुभव हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा संचारी भाव, ठीक है ना। पहला हो गया अस्थाई भाव, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विभाव, ठीक है, तीसरा हो जाएगा अनुभव, और चौथा हो जाएगा संचारी भाव। तो इस आधार पे जो है रस के 4 अंग होते हैं। तो हमें आशा है कि आपको अब अंग में कोई परेशानी नहीं होगा। अंग अलग होते हैं, प्रकार अलग होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं चलता हूँ कि इसके आगे क्या है, ठीक है ना। तो अब है कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम लोग अब सीखने वाले यहाँ पे हैं अस्थाई भाव के बारे में, ठीक है। अस्थाई भाव किसे कहते हैं, तो बोलता है कि कविता या नाटक का आनंद, कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। बोलता है कविता या नाटक के हृदय से भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में क्या करते हैं कि ये भाव मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं। किस रूप में, अस्थायी रूप में विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। सुषुप्ता अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं। फिर से समझेंगे, कविता या नाटक के आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। सुषुप्तावस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, यह जो है रस में बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, यह जो है रस में बदल जाते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अस्थाई भाव। आगे बोला गया कि मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं। मानव के मन में क्या होता है कि अनेक तरह के भाव, और बहुत प्रकार का भाव, सुख दुख हर्ष शोक, इस के बारे में भाव उठते रहता है, ठीक है ना। एक लहर की तरह जैसा दिखता है वैसा उसके अंदर फीलिंग होता है, भाव उठता है, ठीक है ना। पर साहित्याचार्यों ने इन भावों को मुख्यतः 9 अस्थाई भावों में बांटा है। साहित्याचार्य ने क्या किया, साहित्य लिखने वालों ने क्या किया है कि इन भावों को जो है, ठीक है ना, भावों को मुख्यतः अस्थाई भाव 9 अस्थाई, कितने 9 अस्थाई भावों में बांटने का जो है उनके द्वारा प्रयास किया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, ठीक है ना। आगे इसमें बताया गया कि पर वत्सल भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। याद रखेंगे, साहित्याचार्य के द्वारा भाव की संख्या कितने हुए अस्थाई भाव, तो 9 अस्थाई भाव है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अगर एक और को क्या कर लिया जाएगा, एक और को इसमें अगर ऐड कर लेंगे, किस भाव को, वत्सल भाव को, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा, इसकी संख्या जो है 10 हो जाता है। कितना हो जाता है, इसकी संख्या जो है 10 हो जाता है। तो ये लिखा गया कि इनकी संख्या जो है 10 मानी जाती है। ये अस्थाई भाव और उनसे संबंधित रस इस प्रकार हैं। मतलब कि अस्थाई भाव और उनसे संबंधित जो रस हैं इस प्रकार है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको किसी बुक में क्या होगा कि अस्थाई भाव को जो है आपको 11 भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस सीखते चलना है। मैं आपको 11 ही बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से जो सटीक उत्तर है कि कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना, तो वह जो है 9 प्रकार, सॉरी 10 प्रकार ही होते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि अस्थाई उसके प्रकार कौन कौन है। तो अस्थाई भाव रस, ठीक है ना, इस हो गया अस्थाई भाव रस। अब इसमें क्या क्या है, अब इसमें क्या क्या हम लोग को देखना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए हो गया अस्थाई भाव रस हो गया। इस उसका बाद हो गया भय, भया मतलब अस्थाई भाव हो गया, भय हो गया, हास हो गया, ठीक है ना, शोक हो गया, क्रोध हो गया, उत्साह हो गया, विस्मय हो गया, और वत्सल हो गया, जुगुत्सा हो गया, निर्वेद निर्वेद हो गया, ठीक है ना। इस और उस नीचे क्या हो गया, अनुराग शक्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कितने हो गए, तो 10 प्रकार होते हैं। अब आप जो इस तरह साइड में जो देख रहे हैं कि साइड में क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो रस के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हो गया। अब भय मतलब हुआ भयानक, हास मतलब हुआ हास मतलब हंसना, ठीक है ना, शोक मतलब हो गया करुणा, क्रोध मतलब हो गया रौद्र रूप, उत्साह मतलब वीर, विस्मय मतलब क्या होता है, तो अद्भुति होता है, ठीक है, वत्सल मतलब क्या होता है, वात्सल होता है, जुगुत्सा मतलब क्या होता है, विभत्स होता है, ठीक है ना, निर्वेद मतलब शांत होता है, और अनुराग भक्ति रस उसका हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि रस के अंग 4 होते हैं, प्रकार उसके 10 होते हैं, कहीं कहीं किताबों में आपको जो है 11 भी देखने को मिलेगा। तो आपको मुख्य रूप से याद करना है 10 ही, ठीक है ना। चलिए ये आपके पढ़ाया जा रहा था किनके द्वारा, जो कोई पता है। थोड़ा सा इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको 1 मिनट, चलिए ये आपका हो गया। बाइनोमियल के द्वारा क्लास लिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आपको मैं फिर बता दूँ लास्ट में, अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए, रस को समझने के लिए। अब मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, ठीक है ना। तो आप उसका इंतजार कीजिए, तब तक इसको देखिए, समझिए, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। याद कीजिएगा तो आपको आगे बहुत सारा और समझने वाले हैं कि किसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल आएंगे, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कुछ हम लोग ऊपर में देखते हैं, ऊपर में क्या क्या इसमें ऐड किया गया है कि नहीं ऐड किया गया है, ठीक है ना। चलिए इसमें ऐड नहीं किया, मैं फिर बता दे रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पे जा करके क्या करना है कि सेम लोगो आपको दिखाई जो पड़ रहा है यहाँ पे चैनल पे, ठीक है ना, वो लोगों को जाइए और फेसबुक पे सर्च कीजिए, वो लोगो मिल जाएगा। आप उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट पेज से जुड़ जाइए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तक तुरंत पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।